Assalamu alaikum. Welcome to IT This and That. In this video, we will study ICS Part 2 Computer Science Chapter number 1. We are starting a complete quick paper preparation series for ICS Part 2 Computer Science. हमारा आज का लेक्चर और इस सीरीज़ की अपकमिंग न्यू वीडियोस पेपर क्विक प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। इस सीरीज़ को देखने के बाद आपके पेपर की प्रिपरेशन बहुत क्विकली और बहुत अच्छी हो जाएगी। आपने क्या करना है कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक को भी अपने पास साथ ओपन करके रख लेना है और जिस टॉपिक को मैं पढ़ा रही होंगी उस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद वीडियो को पॉज कर देना है और उस टॉपिक को पहले अपनी बुक से सारा रीड करना है और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। इस तरह से ये होगा कि आपका टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड भी हो जाएगा और आपको बुक की सारी वर्डिंग भी समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने डेटा की डेफिनेशन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करवाई है तो आपने डेटा का पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद मुझसे समझने के बाद वीडियो को पॉज कर देना है और डेटा का सारा कंप्लीट टॉपिक अपनी टेक्स्ट बुक से अच्छे से पढ़ लेना है। हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने के बाद जब आपको लगे कि आपको डेटा की डेफिनेशन कम्प्लीटली समझ आ गई है और आपने डेटा का कंप्लीट टॉपिक पढ़ लिया तो फिर आप वीडियो को रीप्ले करें और नेक्स्ट टॉपिक की प्रिपरेशन करें। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 मीन डेटा बेसिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो के बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, इवन एमसीक्यूज अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। वीडियो के एंड में आपके लिए एक छोटा सा क्विज है। अगर आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा और जिस तरह से मैंने आपको बताया अगर आपने उसी तरह से अपने पूरे चैप्टर को प्रिपेयर किया होगा तो आप उस क्विज को ईजिली अंडरस्टैंड और अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 डेटा बेसिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डेटा? डेटा किसी भी ऑब्जेक्ट के फैक्ट्स, फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स की कलेक्शन होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में आप डेटा गैदर कर रहे हैं। लाइक अगर आप किसी पर्सन के बारे में डेटा गैदर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट कोई पर्सन है। अगर आप किसी इवेंट के बारे में डेटा गैदर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कोई इवेंट है। डेटा कैन बी प्रोसेस्ड टू क्रिएट यूजफुल इंफॉर्मेशन। डेटा को प्रोसेस किया जाता है किसी भी यूजफुल इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए और डेटा एज ए इनपुट यूज़ होता है कंप्यूटर में और इंफॉर्मेशन एज ए आउटपुट यूज़ होती है। हम डेटा को प्रोसेस करते हैं किसी भी यूजफुल इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए। डेटा की एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करें आप एक कॉलेज में एडमिशन ले रही हैं। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको जो उन्होंने फील्ड्स दी होती हैं, लाइक आप अपना नेम एंटर करें, अपना फ़ोन नंबर एंटर करें, अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें, अपना एड्रेस एंटर करें और जितनी दूसरी फील्ड्स होती हैं वो सारी चीज़ें, जितनी भी फील्ड्स होती हैं ना, वो आपका डेटा होता है। वो आपसे डेटा रिक्वायर कर रहे होते हैं। आप अपना नेम XYZ लिख दें, आप अपना फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5 समथिंग जो भी है वो आप राइट करें। ठीक है, आप ये जो चीज़ें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर, ये डेटा है और डेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक वैल्यूएबल एसेट होता है। डेफिनेशन में देखें एक टर्म यूज़ हुई है फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स वही रॉ डेटा है जिस पर हमने कोई प्रोसेस अप्लाई करना है। मेरे पास जो एडमिशन फॉर्म अवेलेबल था, मैंने उसको फॉर्म को फिल करना था और अपना डेटा उनको प्रोवाइड करना था कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन उस डेटा को यूज़ करेगी स्टूडेंट की एडमिशन के लिए। अब उस पर कोई प्रोसेस अप्लाई होगा तो वो जो मैंने अपना उनको डेटा प्रोवाइड किया था, मेरा जो नेम था, फादर नेम था या एड्रेस एक्सेट्रा, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। इन पर एक प्रोसेस अप्लाई होगा क्योंकि किसी भी डेटा, कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे प्रोसेस अप्लाई होता है वो डेटा होता है। नाउ व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन? डेफिनेशन को देखें। द प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। मीन जो डेटा प्रोसेस्ड हो चुका है और डेटा की प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट हमारे सामने आई है वो हमारी इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है, यूज़फुल होती है और ऑर्गेनाइज्ड होती है। इसी तरह अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए हमारे पास पहले उसका कंप्लीट डेटा होना चाहिए। फिर हम उस डेटा को कंप्लीट प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास एक आउटपुट आती है उस आउटपुट को हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं और हम इंफॉर्मेशन के थ्रू डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। कोई भी अगर हमारे पास रॉ डेटा हो ना, उस रॉ डेटा के बेस पे हम डिसीजंस नहीं ले सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि इस डेटा को यूज़ करने के बाद, इस पर एक प्रोसेस अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन निकलेगी। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोसेस्ड होती है। हमारे पास एक कंप्लीट इन्फो उस डेटा से आ चुकी होती है और उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे हम डिसीजंस ले सकते हैं। अब डेटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान डिफरेंस को चेक करते हैं। डेटा इज अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स अबाउट अ पर्टिकुलर एंटिटी। एंटिटी मीन ऑब्जेक्ट। डेटा अनप्रोसेस्ड होता है, उस पर कोई भी प्रोसेस अप्लाई नहीं किया होता, वो रॉ फॉर्म में होता है। इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड फॉर्म में होती है।
मेन डेटा के ऊपर जो कोई हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं और प्रोसेस अप्लाई करने के बाद जो हमें आउटपुट मिली है वो हमारी इन्फॉर्मेशन है। डेटा को हम एज ए इनपुट यूज़ करते हैं कंप्यूटर में और इन्फॉर्मेशन हमारी आउटपुट होती है। डेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक वैल्यूएबल एसेट होता है एंड दिस इज़ नॉट फॉर सेल। इन्फॉर्मेशन इज़ नॉर्मली अवेलेबल टू पीपल फॉर सेल। डेटा इज़ यूज्ड रेयरली। डेटा बहुत कम यूज़ किया जाता है और जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है, क्योंकि डेटा पे जो प्रोसेस अप्लाई होता है वो एक बार होता है और उससे इन्फॉर्मेशन हमारी गेट हो जाती है। अब हम उस इन्फॉर्मेशन को बार बार यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। को बार बार प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। हमने उस डेटा को एक बार प्रोसेस कर लिया और उससे इन्फॉर्मेशन गेट कर ली। अब वो इन्फॉर्मेशन हमारी फ्रिक्वेंटली यूज़ हो सकती है। जहाँ पर हमें उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब डेटा की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है डेटा इज़ एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। डेटा इंडिपेंडेंट एंटिटी है, मतलब डेटा कुछ भी हो सकता है। किसी भी चीज़ के बारे में हमने इंफॉर्मेशन गेट करनी है, हम उसका कोई भी डेटा मतलब कुछ भी हम उसका ले सकते हैं। इंडिपेंडेंट एंटिटी है, हम इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटा पर डिपेंड करती है। जो डेटा हमने लिया है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसी की निकलेगी। अब डेटा और इन्फॉर्मेशन का पूरा टॉपिक एक बार अपनी टेक्स्ट बुक से भी रीड कर लें, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। बात करते हैं डेटा प्रोसेसिंग के बारे में। डेटा के ऊपर जो हम ऑपरेशंस और कुछ प्रोसेस अप्लाई करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए, उस प्रोसेस को हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डेफिनेशन देखें, द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग डेटा। मैनिपुलेटिंग डेटा मीन डेटा को चेंज करना, डेटा में कुछ चेंजिंग्स लेके आना किसी ऑपरेशंस के थ्रू, किसी प्रोसेस के थ्रू, टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, अपने किसी पर्पस को अचीव करने के लिए। एंड रिजल्ट इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। और इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग। और डेटा की प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं और ये सॉफ्टवेयर्स ही डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। डेटा के ऊपर सीरीज ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए। डेटा प्रोसेसिंग की 3 एक्टिविटीज़ हैं: डेटा कैप्चरिंग, डेटा मैनिपुलेशन, मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। अब डेटा के ऊपर ये प्रोसेस किस तरह से अप्लाई होता है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले डेटा कैप्चरिंग को देखते हैं। कंप्लीट डेटा को गेट करना, उसको डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड कर लेना। डेटा को पहले गैदर किया और फिर उनको उसकी पूरी एक फाइल बना ली और उसको रिकॉर्ड बना के सेव कर लिया, इसे हम डेटा कैप्चरिंग कहते हैं। सेकेंड एक्टिविटी है डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन हमने पीछे भी पढ़ा है कि डेटा मैनिपुलेशन डेटा के ऊपर कुछ चेंजिंग्स करना, कोई प्रोसेस अप्लाई करना, डेटा में कुछ चेंज लेके आना। डेफिनेशन देखें, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशंस। डेटा के ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई करना, कोई प्रोसेस अप्लाई करना, तो हम डेटा मैनिपुलेशन कहते हैं। डेटा मैनिपुलेशन की फर्दर 4 टाइप्स: क्लासीफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग एंड समराइजिंग। क्लासीफाइंग में ये है कि आपके पास जो डेटा है अवेलेबल है, आप उस डेटा की डिफरेंट कैटेगरीज बना लें। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा आपके पास अवेलेबल है तो उन स्टूडेंट्स के नेम होंगे। आप एक लाइन में सारे स्टूडेंट्स के नेम लिख लें, एक लाइन में उनके रोल नंबर्स ऐड कर दें, एक लाइन में उनके फ़ोन नंबर्स ऐड कर लें। इस तरह से डेटा को कैटेगराइज्ड फॉर्म में क्लासीफाई कर लें, मीन उनकी कैटेगरीज बना लें। जो सेम कैटेगरी का डेटा है उसको एक तरफ कर लें, जो दूसरी कैटेगरी का डेटा है उसको दूसरी तरफ कर लें। ठीक है, इस तरह डेटा को कैटेगराइज करने को हम क्लासीफाइंग कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में ये है कि आपके पास जो भी डेटा अवेलेबल है आप उसके ऊपर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करें उस डेटा के ऊपर। सपोज कर लें कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा अवेलेबल, मैं उन स्टूडेंट्स की मार्क्स के डेटा की परसेंटेज निकालना चाहती हूँ। तो एक स्टूडेंट के मार्क्स के ऊपर जो मैंने कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई किया और अरिथमेटिक ऑपरेशंस को अप्लाई करने के बाद जो मैंने स्टूडेंट्स परसेंटेज को फाइंड किया, उसको हम कैलकुलेशन कहेंगे। थर्ड पॉइंट है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है? सॉर्टिंग में ये होता है कि हम लॉजिकल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डेटा को अरेंज कर लेते हैं। कैसे अरेंज करते हैं इसको देख। सपोज कर लें मेरे पास 10 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, ठीक है। वो 10 स्टूडेंट्स ने, किसी ने 7 डेट को लिया, किसी ने 10 डेट को लिया, मतलब डिफरेंट डेट्स में उन्होंने एडमिशन लिया। अब या तो मैं उनके डेटा को इस तरह से अरेंज कर लूँ कि वो डेट्स वाइज जो है डेटा अरेंज हो जाए, मतलब पहले किसने एडमिशन लिया, सेकंड पे किसने एडमिशन लिया, थर्ड पे किसने एडमिशन लिया, तो डेटा इस तरह से सॉर्ट हो जाए। या फिर मैं इस तरह से कहती हूँ कि जो ए नेम के स्टूडेंट है वो पहले आ जाए, जितने भी हैं 3 हैं 4 हैं 6, फिर उसके बाद बी नेम के जो स्टूडेंट्स हैं वो आ जाए, उसके बाद जो सी नेम के स्टूडेंट्स हैं वो आ जाए। मीन डेटा को या तो न्यूमेरिकली आप सॉर्ट कर सकते हैं या अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर सकते हैं। डेटा की अरेंजिंग को हम सॉर्टिंग कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है कि हम डेटा को कंसाइज्ड फॉर्म में राइट करते हैं, समराइज कर लेते हैं। लाइक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसको यूजेबल फॉर्म में बना लिया है और कंसाइज कर लिया है। आपकी बुक में भी एक एग्जांपल राइट की हुई है, आप उसको भी देख लें।
ओके जी, थर्ड पॉइंट है मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। डेटा को कैप्चर करने के बाद और मैनिपुलेटेड करने के बाद उसको फ्यूचर में रीयूज करने के लिए उस आउटपुट को हम क्या करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्टोरेज। हम डेटा को फ्यूचर में रीयूज करने के लिए स्टोर कर लेते हैं। अब स्टोरेज डिवाइसेस बहुत सारी, हम डेटा को किसी भी तरह से स्टोर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है रिट्रीवल। रिट्रीवल में क्या होता है कि आपने जो डेटा को स्टोर किया होता है वो डेटा को आप दोबारा से रीयूज करें, उस डेटा को आप दोबारा से एक्सेस करें किसी भी प्रोसेस के लिए, उसको हम रिट्रीवल कहते हैं। अच्छा, इस लाइन को देखें डेफिनेशन में, द रिट्रीव डेटा कैन बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज रिपोर्ट्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स। ओके जी, उसके बाद थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, जब आप डेटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफर करते हैं ना तो उसको डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। मीन डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना। बाद जी लास्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, डेटा की कॉपी करना या डुप्लीकेशन प्रिपेयर करना नेक्स्ट रीयूज के लिए, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये देखिए इसकी डेफिनेशन को चेक करें, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग और डुप्लीकेटिंग डेटा इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन ऑफ डेटा। मीन डेटा की कॉपी और डुप्लीकेशन बना लेना, इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब आपने एक बात को अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है कि जितने भी क्वेश्चंस आपको आगे आएंगे उनमें पॉइंट्स होंगे बहुत सारे, और कभी भी जब आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें पॉइंट्स हो तो आपने सबसे पहले उन पॉइंट्स को याद करना है। पहले आपने टॉपिक देखना है कि आपका टॉपिक क्या है, फिर उस टॉपिक के सारे पॉइंट्स को आपने लर्न कर लेना है। पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करने के बाद फिर आपने डेफिनेशन को पढ़ना है, ठीक है। इससे ये क्या होगा कि आपके क्वेश्चन मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि बच्चों के जो क्वेश्चन है ना उनकी पॉइंट्स मिक्स हो जाती हैं, तो किसी क्वेश्चन के पॉइंट्स को किसी में ऐड कर देते हैं। आपने बिल्कुल मिक्स नहीं करना और अच्छे से रिमाइंड करके फिर आपने आंसर करना है। ओके, आपका नेक्स्ट पॉइंट है फील्ड। फील्ड क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर इज कॉल्ड फील्ड। मतलब एक छोटा सा बॉक्स होता है ना, उस एक सिंगल बॉक्स को हम फील्ड कहते हैं और सेल भी कहते हैं। उस फील्ड के अंदर ना जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होते हैं ना उसको हम फील्ड कहते हैं। लाइक एक बॉक्स है, वर्ड लिखा है नेम, तो ये एक फील्ड होगी। अब ये जो फील्ड्स होती है ना ये हमसे डेटा रिक्वायर करती हैं, इन फील्ड्स के थ्रू हम डेटा को एंटर करते हैं। फील्ड एक ये डेटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। लाइक एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर आप देख लें आपसे 10 फील्ड्स आपको दी गई हैं। ओके, आपकी बुक में एक एग्जांपल है, इसको देखिए। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, ग्रेड एंड डेजिग्नेशन। ये जो एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम वगैरह ये जो है ना ये सारी आपकी फील्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है, किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का डेटा, उस डेटा की जो सारी फील्ड्स होती हैं ना उसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का जो डेटा है उनकी उस फील्ड को हम जब एज अ होल पढ़ेंगे तो एज अ होल हम ये कहेंगे कि वो कलेक्शन है। जैसे आप अपने ये बुक में एक एग्जांपल देखें, यहाँ पर जो आपको एग्जांपल दी हुई है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, ये देखें ये फील्ड्स दी हुई है और ये किसी एक पर्सन का डेटा है। इस एक पर्सन के डेटा में इतनी सारी फील्ड्स हैं। ये सारी फील्ड्स जब हम इन सारी फील्ड्स को जब हम एक साथ पढ़ेंगे तो हम कहेंगे ये रिकॉर्ड है किसी एक पर्सन का। ओके, इसी तरह दूसरे पर्सन का होगा, इसी तरह तीसरे पर्सन का होगा। हर पर्सन का, हर ऑब्जेक्ट का, हर एंटिटी का अपना रिकॉर्ड होता है। तो सिंपली अब हम ये कह सकते हैं रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। ओके, फाइल में क्या होता है, अभी हमने पीछे देखा कि जब फील्ड्स की कलेक्शन होती है तो फील्ड्स की कलेक्शन को हम रिकॉर्ड कहते हैं। इसी तरह जब हमारे पास डिफरेंट रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, मल्टीपल ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं तो उन रिकॉर्ड्स की कलेक्शन को हम फाइल कहते हैं। सपोज कर ले मेरे पास एक फाइल है, उस फाइल के अंदर मेरे पास 10% का रिकॉर्ड है, ठीक। वो जो 10% का रिकॉर्ड है उसको मैं ये नहीं कहूँगी ये मेरे पास 10% का रिकॉर्ड है, मैं ये कहूँगी मेरे पास एक फाइल है जिसमें मल्टीपल पर्सन्स का रिकॉर्ड ऐड है। ओके, इसे हम फाइल कहते हैं। इस तरह जो फाइल है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड डेटा और रिकॉर्ड एक फाइल में ऐड हो सकता है, ठीक है। अब इसको एक डेफिनेशन से देख लें, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। अब जो रिकॉर्ड है और जो फाइल है वो हम कहाँ पर सेव करते हैं, वो हम डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं उनमें स्टोर कर सकते हैं। एक पॉइंट को अच्छे से याद कर लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल इज ऑल्सो नाउन एज डेटा सेट। ये आपके MCQs में आ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए फाइल का दूसरा नेम क्या है, इसे हम और क्या कहते हैं। अब हम फर्दर डिस्कस करने लगे हैं फाइल्स की डिफरेंट टाइप्स को। फाइल्स की 2 टाइप्स है, एक है फाइल टाइप्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू और सेकंड है फाइल टाइप्स फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। फाइल की जो टाइप्स हैं फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, पहले इनको देखें। एक है मास्टर फाइल, सेकंड ट्रांजैक्शन फाइल, थर्ड बैकअप फाइल। अब मास्टर फाइल क्या होती है, मास्टर फाइल वो वाली फाइल होती है जिसमें डेटा को एक लॉन्ग पीरियड के लिए सेव किया जाता है और एज ए टाइम इसमें अपडेशन की जाती है। लाइक फाइल में जो हमने डेटा स्टोर किया हुआ है उस डेटा के अंदर अगर हमें कोई भी अपडेशन करनी है, कोई चेंजेस करनी है तो हम मास्टर फाइल में जो डेटा है उसमें चेंजेस कर लेती है। डेफिनेशन में देखें, दीज फाइल्स आर अपडेटेड व्हेन एनी चेंज इन देयर कंटेंट्स आर रिक्वायर्ड। मतलब जब भी कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट आती है तो यहाँ पर चेंजिंग्स कर ली जाती हैं। और अपडेटेड फाइल्स मीन मास्टर फाइल। ओके, सेकंड पॉइंट है ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल वो वाली फाइल होती है जो डेटा को बिफोर प्रोसेस
स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। मीन ऐसा डाटा इस फाइल के अंदर होता है जिसके ऊपर अभी कोई भी प्रोसेसिंग अप्लाई नहीं होती। इस बात को मेक श्योर करें कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक को अपने पास रखा हुआ है और हर टॉपिक को पढ़ने के बाद आप एक बार उस टॉपिक को अपनी बुक से रिवाइज़ करें, क्योंकि मेरी मोस्टली वर्डिंग और जितने भी सेंटेंसेस और मैं एग्जांपल्स ऐड करी हूँ मोस्टली आपकी बुक में से ही है। इसलिए अपनी बुक को लास्ट में अपने पास रखें और वहाँ से टॉपिक को साथ साथ रिवाइज़ करते जाएँ। इस तरह आपको डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर होंगी और आपके पेपर की प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, आपका थर्ड पॉइंट है बैकअप फाइल। बैकअप फाइल क्या होती है? हमारे पास सपोज कर लें एक फाइल है, कंप्लीट फाइल। उस फाइल की जो हमने एक कॉपी बनाई है, कॉपी को हम बैकअप फाइल कहेंगे। ओके, अब डेफिनेशन को देख लें। अ टाइप ऑफ फाइल दैट इज यूज्ड टू टेक बैकअप ऑफ इम्पॉर्टेंट डेटा कॉल्ड बैकअप फाइल। इंपॉर्टेंट डेटा मीन जो हमारे पास ऑलरेडी एक रियल फाइल थी, उस रियल फाइल की हमने एक और कॉपी बना ली, इसे हम बैकअप फाइल कहेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फाइल की टाइप्स फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो 2 टाइप्स हैं वो है प्रोग्राम फाइल और डेटा फाइल। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, ये देखते हैं प्रोग्राम फाइल क्या है। जो किसी भी फाइल के अंदर हम सॉफ्टवेयर की जो इंस्ट्रक्शंस ऐड होती हैं, कोई भी फाइल जिसके अंदर सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस ऐड होती हैं उसी प्रोग्राम फाइल कहते हैं। दी सोर्स प्रोग्राम फाइल्स एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आर एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम फाइल्स। ये दोनों इसकी प्रोग्राम फाइल्स की एग्जांपल हैं। और जो सोर्स प्रोग्राम फाइल होती है उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .com होती है, और जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है .exe क्यों होती है? क्योंकि वो फाइल एग्जीक्यूट हो चुकी होती है, सेव हो चुकी होती है, एक बार रन हो चुकी होती है, उस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई हो चुका होता है। अब डेटा फाइल क्या होती है? अ टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन्स डेटा इज कॉल्ड फाइल। कोई भी फाइल जिसके अंदर डेटा इंक्लूड है उसे हम डेटा फाइल कहेंगे। डेटा फाइल्स आर क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर बीइंग। डेटा फाइल्स जो होती हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू क्रिएट की जाती हैं। ये थोड़ी सी एग्जांपल नीचे आपकी बुक में दी गई, इन्हें देख लेते हैं। एक सॉफ्टवेयर है, सपोज कर लें हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसका नेम है नोटपैड। नोटपैड आपने अपने कंप्यूटर में ऑलरेडी यूज़ किया होगा। आपको पता है नोटपैड के अंदर हम सिंपल टेक्स्ट राइट करते हैं, ठीक है। अपने सिंपल कोई भी टेक्स्ट को सेव करने के लिए हम नोटपैड यूज़ करते हैं। मैंने एक नोटपैड की फाइल ली, वो एक सॉफ्टवेयर है हमारा नोट। मैंने उसको फाइल को क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट ऐड किया। अब आपको पता है ये जो हमारी फाइल है ये टेक्स्ट फाइल है। अभी मैंने उस फाइल को सेव नहीं किया। जब मैं इस फाइल को सेव कर लूंगी, सेव करने के बाद इस फाइल की जो एक्सटेंशन है वो बन जाएगी .txt फाइल, ठीक है। .txt का क्या मतलब है? ये हमारी सिंपल एक टेक्स्ट फाइल है। इस तरह जो डिफरेंट फाइल्स होती हैं उनकी एक एक्सटेंशन होती है, और सारी एक्सटेंशन हमें ये बताती है कि ये फाइल किस टाइप की है। .txt हमें ये बताती है कि ये कोई टेक्स्ट फाइल है। .rtif हमें ये बताते हैं कि ये कोई डॉक्यूमेंट फाइल है। इसी तरह आपकी ऑडियो सॉफ्टवेयर है, ऑडियो सॉफ्टवेयर जो है उनमें सिर्फ ऑडियो फाइल्स ऐड होती हैं। ऑडियो फाइल्स की जो एक्सटेंशन होती है वो .wav और .min, इसी तरह से और भी एक्सटेंशन है वो होती है। वीडियो सॉफ्टवेयर की जो फाइल टाइप होती है वो वीडियो फाइल होती है। इनकी जो फाइल एक्सटेंशन होती है, मीन फाइल को जब हम सेव कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, जो एक्सटेंशन बनती है इसकी बनती है .avi.mpg। आप फाइल एक्सटेंशन को थोड़ा सा गूगल पे भी सर्च कीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी ऑर्गेनाइज फाइल्स ऑन स्टोरेज मीडिया। मीन स्टोरेज मीडिया में हम अपनी फाइल्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। 3 टाइप्स हैं, सिक्वेंशियल फाइल्स, डायरेक्ट और रैंडम फाइल, इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल फाइल। ओके, सबसे पहले सिक्वेंशियल फाइल्स को डिस्कस करते हैं। सिक्वेंशियल फाइल्स क्या होती है? एक्चुअली हम बेसिकली ये डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि हम हमारे जो स्टोरेज मीडिया है उसमें फाइल्स किस तरह से अरेंज होती हैं, फाइल किस तरह से हमारे स्टोरेज मीडिया के अंदर पड़ी होती है। तो सबसे पहले तो सिक्वेंशियल फाइल्स को देखते हैं। The records in sequential file organizations are stored in sequence। मीन इस फाइल सिस्टम के अंदर जो हमारी फाइल्स हैं वो एक सीक्वेंस में स्टोर होती हैं। लाइक जो पहले फाइल हमने स्टोर की वो नंबर 1 पे आ गई, जो सेकंड पे हमने स्टोर की वो नंबर 2 पे आ गई, जो थर्ड पे स्टोर की वो नंबर 3 पे आ गई। अब सपोज कर लें कि मुझे नंबर 3 वाली फाइल चाहिए, तो वो पहले नंबर 3 वाली नहीं निकलेगी, पहले नंबर 1 वाली ही निकलेगी, फिर नंबर 2 वाली निकलेगी और फिर ही नंबर 3 वाली मिलेगी। सिक्वेंशियल फाइल सिस्टम थोड़ा सा स्लो था, ये अब सिस्टम ये नहीं चलता। अब तो ये है कि आपको कोई भी फाइल चाहिए आप उसको रैंडमली पिक कर सकते हैं। लेकिन पहले ये सिस्टम था कि आपके पास जो पहले फाइल आ रही है नंबर 1 पे पहले वही मिलेगी, सेकंड पे जो आ रही है आपको वही मिलेगी, थर्ड वाली फिर आपको जाके मिलती थी। सिक्वेंशियल फाइल का ये एक ड्रॉबैक था। अपनी बुक से भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए, द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ sequential access is that it is very slow. If the last record is to be retrieved मीन कि अगर आपको लास्ट नंबर वाली फाइल चाहिए और लास्ट नंबर वाली फाइल 100 नंबर पे पड़ी हुई है, मतलब 100 फाइल नंबर है, तो आपको पहले 99 फाइल्स को निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको 100 वाली फाइल मिलेगी। ऑल प्रीसीडिंग रिकॉर्ड आर रीड बिफोर रीचिंग द लास्ट रिकॉर्ड। ठीक है, अब आपको ये लाइन अच्छी से अंडरस्टैंड हो गई होगी। सेकेंड पॉइंट को देखते हैं, डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स। डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ।
डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स वो वाली फाइल्स होती हैं जिनके अंदर आप अपनी फाइल्स का रिकॉर्ड रख लेते हैं और आप रैंडमली किसी भी फाइल को पिक करके उसको रीड कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आपने जो पहले फाइल्स रिकॉर्ड किए पहले आपको वही पढ़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप रैंडमली किसी भी फाइल को पिक कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं। अब इस फाइल को थोड़ा सा रीड करते हैं। रिकॉर्ड्स इन देयर डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट स्टोर्ड इन पर्टिकुलर सीक्वेंस। इनके कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस में फाइल्स रैंडमली स्टोर होती है। A key value of a record is used to determine the location to store the record। यहाँ पर हम फाइल्स को रिकॉर्ड करने के लिए की वैल्यू यूज़ होती है, ठीक है। उन्हीं की वैल्यूज़ के थ्रू आपकी फ़ाइल आपको एक्सेस होती है। दिस फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज सूटेबल फॉर स्टोरिंग डेटा ऑन डिस्क। ये वाली जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन है ये डेटा को डिस्क में स्टोर करने के लिए सूटेबल है। डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज़ मच फास्टर देन सिक्वेंशियल फाइल। ऑब्वियसली आप देखेंगे डायरेक्ट फाइल जो है वो फास्टर होगी सिक्वेंशियल फाइल से, क्योंकि यहाँ पे टाइम की सेविंग है। आपको कोई भी फाइल चाहिए आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, हालांकि सिक्वेंशियल फाइल में ऐसा नहीं है। ओके, हमारा थर्ड पॉइंट है इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स। इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स में क्या होता है कि आपकी जितनी भी फाइल्स इसके अंदर स्टोर होती है उनका एक की वैल्यू होती है। उन वैल्यूज़ के थ्रू हम जो फाइल है उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। एडिशनली इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स एन इंडेक्स इन अ फाइल। वही बात आ गई कि यहाँ पे फाइल में इंडेक्स होता है, ठीक है। लाइक इंडेक्स क्या होता है कि फाइल नंबर 1 है उसका एक नंबर लगाया हुआ है कि ये नंबर 1 है, जो सेकंड है उसका लगाया हुआ है ये सेकंड है। इंडेक्स इसको बोलते हैं, नंबरिंग की होती है। The records in index file organization can be accessed in sequential access as well as random access और direct access। कह रहे हैं कि जो रिकॉर्ड्स है इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो हम सिक्वेंशियल फाइल की तरह भी एक्सेस कर सकते हैं और रैंडम एक्सेस और डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। द रिकॉर्ड इन दिस फाइल टाइप रिक्वायर मोर स्पेस ऑन स्टोरेज मीडिया, तो स्टोरेज रिक्वायर होगी। दिस मेथड इज स्लोअर देन डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन एज इट रिक्वायर्स टू परफॉर्म एन इंडेक्स सर्च। क्योंकि इसमें इंडेक्स सर्चिंग होती है, आपको फाइल को निकालने के लिए आपको, अगर आपकी सपोज करिए आपकी फाइल 99 पे पड़ी है और आपको इंडेक्स नंबर नहीं पता, आप 98 एंटर कर रहे हैं, तो आपको मतलब एक इंडेक्स नंबर के थ्रू आपको फाइल को सर्च करना है, तो ये थोड़ा सा स्लो हो सकता है। ओके, अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। अब थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स ना करिएगा, हमने जो ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ा था वो डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम था और ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे हम फाइल को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, जो पहले हमारे फाइल्स होती थी, हमारा जो डेटा होता था वो हम फाइल्स में रिकॉर्ड करते थे। ट्रेडिशनली जब कंप्यूटर्स का डेटा हमने स्टोर करना होता था तो हम फाइल्स में डेटा को रिकॉर्ड करने का ये हम लोग क्राइटेरिया फॉलो करते थे। अब इस तरह से अब आप फाइल्स में डेटा को स्टोर करें, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। वो प्रॉब्लम्स क्या थी उन्हें डिस्कस करते हैं। डेटा रिडंडेंसी में ये होता था कि एक ही तरह की फाइल मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्ड हो जाती थी, मीन डेटा की डुप्लीकेशन हो जाती थी। इस डेफिनेशन को देखते हैं। इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम द सेम डेटा मे बी डुप्लीकेटेड इन सेवरल फाइल्स, मीन एक ही तरह का डेटा सेवरल फाइल्स में मल्टीपल टाइम अकर हो रहा है। इसको हम डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। आगे है डेटा इनकन्सिस्टेंसी। डेटा इनकन्सिस्टेंसी में क्या होता था कि एक स्टूडेंट की फाइल है, एक स्टूडेंट का एक ही डेटा होगा, लेकिन एक ही स्टूडेंट का डेटा 2 डिफरेंट फाइल्स में डिफरेंट डेटा शो कर रहा है। मीन मेरा डेटा है, सपोज कर ले मेरा डेटा है, मेरा नेम ए है, मेरा डेटा एक फाइल में कुछ हो रहा है और एक दूसरी फाइल में कुछ हो रहा है। मीन डेटा में चेंजिंग्स आ रही हैं, डेटा सेम नहीं है। डेफिनेशन को देखते हैं। फाइल सिस्टम अप्रोच कैन ऑल्सो रिजल्ट इन डेटा इनकन्सिस्टेंसी। इनकन्सिस्टेंसी मीन्स that two files may contain different data of the same student, means student सेम है लेकिन 2 different files में उसका डेटा डिफरेंट है। इसे हम डेटा इनकन्सिस्टेंसी कहते हैं। ओके जी, जो थर्ड पॉइंट है वो है प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी। प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी क्या होता है? ये एक रिलेशनशिप होता है डेटा और फाइल्स का। डेफिनेशन को देखें। प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन डेटा इन फाइल्स एंड प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू अपडेट एंड मेंटेन द फाइल्स। अगर कोई भी फाइल है उसका एक फॉर्मेट है, अगर हम उस फॉर्मेट को चेंज करेंगे तो फिर जो एप्लीकेशन है जिस बेस पर वो फाइल चल रही है उस एप्लीकेशन में भी हमें चेंजिंग्स लेके आनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास देखें एक पोस्टल कोड है, वो पोस्टल कोड की जो लेंथ है अगर हम उसको चेंज करते हैं, उसकी लेंथ को हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, तो प्रोग्राम में भी ये एप्लीकेशन होनी चाहिए कि वो पोस्टल कोड को अंडरस्टैंड कर सके। उसकी लेंथ को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, इस तरह से। अच्छा, जो चेंजिंग्स है जो हम एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए करते हैं वो मे बी कॉस्टली हो सकती है और टाइम टेकिंग भी हो सकती है। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? जो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं था, टाइम टेकिंग था। जो हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट है और जो इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए
उसको कलेक्ट करने के लिए जो सिस्टम है वो बहुत सारा टाइम ले सकता है डिफरेंट फाइल्स में से डेटा को कलेक्ट करने में। सिस्टम को टाइम लग सकता है कि वो डिफरेंट फाइल्स में से डेटा को कलेक्ट करे और फिर हमारी इन्फॉर्मेशन को जनरेट करे। तो वजह से यहाँ पर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का इशू आ रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। सबसे पहले इंटीग्रिटी का मीन देखें। इंटीग्रिटी का मतलब होता है रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा। डेटा के ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किए जाते हैं। फाइल्स में जो हमने डेटा को स्टोर किया हुआ है वो डेटा उन कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करे। अब आपका एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होने लगा है, व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चलो जी सबसे पहले देखते हैं डेटाबेस की डेफिनेशन। अ डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा सेट्स और फाइल्स। डेटाबेस एक कलेक्शन होती है डिफरेंट डेटा सेट। डेटाबेस को एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। आप ऑनलाइन जितने भी फॉर्म फिल करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो या कोई अकाउंट आप किसी या फिर आप कहीं पे एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, आप जो वहाँ पे अपना डेटा एंटर कर रहे होते हैं, अपना डेटा सारा उनको अकाउंट को क्रिएट करने के लिए दे रहे होते हैं, वो सारा डेटा एंटर करने के बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आप डेटा को सेव करते हैं, तो वो डेटा सारा कहाँ जाता है? वो सारा डेटा जगह पे जाके स्टोर हो जाता है और वो जो जगह है वो डेटाबेस होती है। एक एग्जांपल लेते हैं किसी कॉलेज के डेटाबेस की एग्जांपल की। जब आप कॉलेज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं, आप अपना सारा डेटा उनको दे देते हैं। इसी तरह मल्टीपल स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिशन ले रहे होते हैं, उन्होंने भी अपना डेटा वहाँ पे स्टोर करवाया होता है। अब कॉलेज वाले क्या करते हैं, उनकी एक डेटाबेस होती है, उस डेटाबेस के अंदर वो सारे स्टूडेंट्स का डेटा रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जब भी कभी आपको ऐसा होता है कि आपने अपना नेम वहाँ पर अपडेट करवाना हो या कोई अपना फ़ोन नंबर वहाँ पर अपडेट करवाना हो, किसी भी चीज़ को आपने वहाँ पर अपडेट करवाना हो या डिलीट करवाना हो, तो आपका एक यूनिक आपकी एक ID होती है। कॉलेज वाले उस डेटाबेस के अंदर आपकी वो जो डेटाबेस की तरफ से क्रिएट की गई यूनिक ID होती है, उस ID से आपके डेटा को एक्सेस करते हैं और फिर वहाँ पे वो आपके डेटा को अपडेट कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं। इसी तरह सब ऑर्गेनाइजेशंस की सब एक डेटाबेस होती है। डेटाबेस वो चीज़ जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। अब देखते हैं कि डेटाबेस हमें कौन कौन सी चीज़ प्रोवाइड करती है। एडिंग न्यू फाइल्स टू डेटाबेस। डेटाबेस है उसके अंदर हम न्यू फाइल एंटर कर सकते हैं, न्यू फाइल ऐड कर सकते हैं। जितनी बड़ी डेटाबेस क्रिएट की होगी उतनी फाइल्स उसमें ऐड हो सकती हैं। उसके बाद है इंसर्ट न्यू डेटा। डेटाबेस के अंदर हम न्यू डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं। लाइक अगर एक फॉर्म है उसके अंदर सिर्फ 3 फील्ड्स हैं तो 2-3 फील्ड्स और ऐड करवाई जा सकती हैं, तो और भी उसमें न्यू फील्ड्स ऐड करवाई जा सकती हैं। मीन न्यू डेटा हम डेटाबेस के अंदर ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद है रिट्रीव डेटा। अगर किसी का डेटा हमें चाहिए तो हम डेटाबेस के अंदर से उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। उसके बाद डेटा को अपडेट कर सकते हैं। अगर किसी का डेटा हमें अपडेट करना है, मीन उसका नेम चेंज करना है, फ़ोन नंबर चेंज करना है, या कोई भी डेटा हमने अगर चेंज करना है तो वो भी अपडेट किया जा सकता है। इसी तरह अगर कोई डेटा अब ज़रूरत नहीं है, किसी डेटाबेस की ज़रूरत अब नहीं है, किसी के डेटा को डिलीट करना है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह हम डेटा को रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम क्या है? डेटाबेस सिस्टम इज़ अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। ये एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है मल्टीपल एंटिटीज़ का और ऑब्जेक्ट्स का। डेटाबेस का पर्पस क्या है? डेटाबेस का पर्पस ये है कि यूज़र का डेटा मेंटेन करना और जब उसको ज़रूरत हो तो उनको प्रोवाइड करना। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेटाबेस। ये डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं डेटा इंटीग्रेशन, डेटा इंटेग्रिटी एंड डेटा इंडिपेंडेंस। ओके, अब आपने इनकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको अच्छे से रीड कर लेना है। इन वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको इजीली समझ आ जाएंगे। आप इनको एक बार रीड कर लें अपनी बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप है हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल क्या होता है? इसकी आपकी बुक पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए डायग्राम में जो एंटिटी 1 है उसको रूट नोड कहा गया है। जहाँ से हायरार्किकल मॉडल स्टार्ट होता है उसको हम रूट नोड कहते हैं। और हर नोड के, अब देखिए यहाँ पे जितनी भी एंटिटीज़ हैं उन सब के नीचे 2 नोड्स को और डिफ़ाइन किया हुआ है। जैसे एंटिटी 1 है तो एंटिटी 1 के नीचे 2 नोड्स और डिफ़ाइन की गई हैं, एंटिटी 2 और एंटिटी 3। इसी तरह से एंटिटी 2 के नीचे एंटिटी 4 और एंटिटी 5 को डिफ़ाइन किया गया। एंटिटी 3 के नीचे कोई नोड नहीं है लेकिन हो सकते थे, और आपने याद रखना कि 2 नोड्स ही डिफ़ाइन होती हैं। अब जो एंटिटी 2 है ये यहाँ पे पेरेंट नोड है और इस पेरेंट नोड के 2 चाइल्ड्स हैं, एंटिटी 4 एंड एंटिटी 5। इसी तरह से एक और पेरेंट नोड यहाँ पे बन रहा है, उसको आप देखें कौन सा है, एंटिटी 1। एंटिटी 1 भी यहाँ पेरेंट नोड है। इस एंटिटी 1 पेरेंट नोड के कितने चाइल्ड्स हैं? 2 चाइल्ड्स हैं, एंटिटी 2 एंड एंटिटी 3। इसी तरह से हायरार्किकल मॉडल डिफाइन होता है। ओके, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑफन कॉल्ड इन्वर्टेड ट्री। ओके, जो सेकंड पॉइंट है वो है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल बिल्कुल हायरार्किकल मॉडल की तरह है, लेकिन यहाँ पे एक बात का डिफरेंस है। हायरार्किकल मॉडल में चाइल्ड के सिर्फ एक पेरेंट नोड होता है, लेकिन नेटवर्क मॉडल के अंदर चाइल्ड के
मल्टीपल पेरेंट नोड्स हो सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल है और ये कॉमनली यूज्ड होता है डेटाबेस मॉडल के अंदर। हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क डेटाबेस की निस्बत ये ईजी होता है और ईजी टू अंडरस्टैंड भी है। रिलेशन एक टर्म है जो टेबल को डिफ़ाइन करती है। मीन आप ये समझ लें कि रिलेशन का मीन यहाँ पे टेबल है। ओके, रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ द एंटिटीज़। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि जो रिलेशनशिप है वो एंटिटीज़ पे बेस करता है। एंटिटीज़ पे किस तरह से बेस करता है इसको देखते हैं। चलिए इसकी एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक स्कूल है, उसकी डेटाबेस क्रिएट करनी है। सबसे पहले हम क्लास वन की डेटाबेस क्रिएट करेंगे। क्लास 1 हमारी एक एंटिटी है। क्लास 1 के नेम से हम टेबल को क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जितने क्लास 1 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम एक कॉलम के अंदर हम सारे स्टूडेंट्स के नेम राइट करेंगे, एक कॉलम में हम उन सारे स्टूडेंट्स के रोल नंबर राइट करेंगे, एक कॉलम में हम उनके फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट और जितने भी फील्ड्स हैं वो सारी हम डिफ़ाइन कर देंगे। इस तरह से हमने स्टूडेंट्स के नेम भी राइट कर लिए, उनके रोल नंबर भी राइट कर लिए, उनके जो फ़ोन नंबर हैं वो भी राइट कर लिए और जितने भी इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं रजिस्ट्रेशन के लिए वो सारे हमने उस टेबल में राइट कर लिए। अब ये जो था टेबल था क्लास 1 का। इसी तरह से हम क्लास 2 की एक एंटिटी क्रिएट करेंगे, मीन एक टेबल क्रिएट करेंगे। उसके अंदर भी हम क्लास 2 के सारे स्टूडेंट्स को एंटर करेंगे, उनके नेम राइट करेंगे और जितने भी फील्ड्स इंपॉर्टेंट है वो सारी राइट करेंगे। और इस तरह से हम क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक सारे टेबल्स क्रिएट कर लेंगे और उन सब स्टूडेंट्स के जो डेटा है उनके अंदर एंटर कर लेंगे। अब आप देखें क्लास 1 का टेबल है, उसके अंदर क्लास 1 के सारे स्टूडेंट्स का डेटा रिकॉर्ड है और जो क्लास 2 के हैं उनके अंदर क्लास 2 के स्टूडेंट्स का सारा डेटा रिकॉर्ड है। क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक सारे स्टूडेंट्स का डेटा रिकॉर्ड हो गया। तो ये होगी एक स्कूल की डेटाबेस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इसको भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मल्टीपल ऑफ प्रोग्राम्स की एक कलेक्शन होता है। मीन डिफरेंट प्रोग्राम्स मिलके उनकी कलेक्शन बन के एक सिस्टम बनाते हैं। उस सिस्टम को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। सिस्टम क्या करता है? ये डेटाबेस क्रिएट करता है, मेंटेन करता है एंड एक्सेस करता है डेटाबेस को इन अ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर इस बात को डिफाइन किया जा रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट वर्जन है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का। मीन जो ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होता था डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, अब उसकी जगह पर डेटाबेस को यूज़ किया जा रहा है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसकी निस्बत बहुत कन्वीनियंट, एफिशिएंट और फास्ट वर्क करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ नॉर्मली यूज्ड बाय लार्ज और मीडियम ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जो मीडियम ऑर्गेनाइजेशन हैं वो ऑर्गेनाइजेशन इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करती हैं डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए और डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अच्छा जी, आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? शेयरबिलिटी क्या है? एंड एबिलिटी टू शेयर डेटा इज फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस पॉइंट में ये डिफाइन किया जा रहा है कि शेयरबिलिटी का मतलब ये है कि डेटा जो है वो एक ही टाइम पे डिफरेंट पीपल के साथ और डिफरेंट लोकेशन पे शेयर किया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। डेटा इज स्टोर्ड एट अ सेंट्रल प्लेस। जो डेटा है वो किसी कंप्यूटर्स में स्टोर नहीं होता, वो एक सेंट्रल प्लेस पे स्टोर होता है। मीन किसी एक स्पेसिफिक सर्वर पे, किसी एक स्पेसिफिक कंप्यूटर पे डेटा स्टोर हो जाता है और फिर वहाँ से डेटा को शेयर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि आपको जब भी डेटा की ज़रूरत है, आप डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, आप इजीली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू डेटा को एक्सेस कर सकते हैं जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो। नेक्स्ट पॉइंट है इवॉल्वेबिलिटी। इवॉल्वेबिलिटी में क्या है कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक डेटा में कोई चेंज किया जाए, डेटा में कोई चेंज किया जाए तो डेटाबेस भी उसके साथ ही डेटाबेस का स्ट्रक्चर है वो भी अपडेट हो जाए। इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस मे बी चेंज्ड इफ़ द ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेंडेड। मीन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशन है या डेटा है वो एक्सपेंड हो गया है तो साथ ही डेटाबेस जो है वो भी चेंज हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। डिस्कस डिफरेंट फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फीचर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी क्या होता है? डेटा डिक्शनरी में ये होता है कि कुछ रूल्स डिफाइन कर दिए गए हैं। वो रूल्स क्या हैं कि अगर टेबल के अंदर एक फील्ड क्रिएट की गई है नेम के नाम की, अब आपको पता है नेम जो है वो कोई न्यूमेरिक तो नहीं हो सकता, नेम तो अल्फ़ाबेटिकल ही होगा ना, कैरेक्टर्स के थ्रू ही होगा। तो नेम अगर किसी ने अपने नेम के कॉलम में, नेम का जो कॉलम है उसके अंदर किसी ने न्यूमेरिक वैल्यू एंटर की है तो वो साथ ही एरर जनरेट कर देगा। एरर जनरेट करेगा और कहेगा कि इस फील्ड के अंदर डेटा डिक्शनरी में ऑलरेडी ये बात डिफाइन है कि यहाँ पर सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ आ सकती हैं, तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं आ सकती। ये रूल्स होते हैं जो डेटा डिक्शनरी में ऐड किए गए हैं, ठीक है। और कोई भी अगर न्यूमेरिक
फील्ड क्रिएट की गई है तो वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स नहीं आएंगे, वहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू ही एंटर की जाएगी। ओके, तो ये डेटा डिक्शनरी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ क्या करती है? जितने भी हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है और जो रिकॉर्ड्स और फाइल्स बनती हैं उन सबको मैनेज करती है। लाइक ये डेटा जितनी भी फाइल्स हैं उनका बैकअप ले लेती है और रिकवरी प्रोसीजर अप्लाई करती है डेटाबेस पर। डेटाबेस में कुछ ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स ऐड किए गए हैं, मीन यूटिलिटीज़ ऐड की गई हैं, जिनका काम ये होता है कि वो डेटाबेस को मैनेज करेंगी और जब डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी तो उनका बैकअप ले लेगी, मतलब उनकी एक और एक्स्ट्रा कॉपी जनरेट कर देगी ताकि अगर नेक्स्ट टाइम कभी ज़रूरत हो तो हम बैकअप के थ्रू उस कॉपी को यूज़ कर सकें। अगर हमारा जो रियल फाइल है, रियल डेटा है डेटाबेस का, अगर वो लॉस हो जाता है तो हम उस कॉपी को यूज़ कर सकें। तो इस पर्पज़ के लिए यूटिलिटीज़ क्रिएट की गई, यूटिलिटीज़ यूज़ होती हैं डेटाबेस के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस के अंदर काम करने के लिए क्वेरी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। क्वेरी लैंग्वेज किस तरह से यूज़ की जाती है? लाइक अगर आपने डेटा के अंदर कोई टेबल क्रिएट करना है तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल की क्वेरी यूज़ होगी। अगर आप क्रिएट टेबल की क्वेरी यूज़ करेंगे तो फिर टेबल क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप डेटा को कोई भी डेटा इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो आप इंसर्ट की क्वेरी यूज़ करेंगे। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट की क्वेरी यूज़ करेंगे। ये एक पूरी क्वेरी लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और डेटाबेस में जितने भी ऑपरेशंस आपने अप्लाई करने हैं वो सारे ऑपरेशंस इस लैंग्वेज के थ्रू परफॉर्म होते हैं। डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर होता है, उन सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारा काम किया जाता है। होप सो आपको चैप्टर नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब ये आपके लिए एक छोटा सा क्विज़ है। आपने इस क्विज़ को कैसे कंप्लीट करना है? सबसे पहले आपने रिकॉर्ड की, क्वेरी लैंग्वेज की, डेटा प्रोसेसिंग की, इंफॉर्मेशन की और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन पॉइंट्स को पहले आपने अपने माइंड में रिमाइंड करना है कि ये चीज़ें क्या थी। ठीक है, रिमाइंड कर लेंगे कि इन वर्ड्स की क्या मीनिंग है और इनकी क्या डेफिनेशन है। उसके बाद आपने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन राइट करनी है। ओके, सो दिस वर ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। होप सो आपको चैप्टर नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 2। Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get notification of new upcoming videos. Thanks for watching. Stay blessed and goodbye.